नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में इस नए हफ्ते की शुरुआत ऊपरी लेवल से कुछ हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है, लेकिन 23,500 के आसपास हम पहुंचे हैं आज कुछ ही देर पहले। तो डे लो से आप कह सकते हैं कुछ रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक पर गौर करिएगा, यहाँ पर ज्यादा मुनाफा वसूली है। हालांकि आज सुबह में 400 पॉइंट का नुकसान था, उसके सामने स्थिति इस समय ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। 51,439 के लेवल्स 200 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स में आप गौर करेंगे तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो डे लो से आप गौर करिएगा, निफ्टी बैंक लगभग 300 पॉइंट अपनी चाल को सुधार चुका है, और मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादा बेहतर सुधार है, क्योंकि डे लो से करीब 600 अंकों का एक पुल बैक देखने को मिला है। यानी कि मोड थोड़ा सुधर रहा है। सुबह में जो थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा था, उसके आगे बढ़ता हुआ बाजार। सेक्टोरली सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, लेकिन आप गौर करिएगा आज डिफेंस कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन है, लेकिन दिग्गजों के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें, M&M, ICICI बैंक, TCS और सन फार्मा, ये वो ट्रेड्स हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ी में हैं। रिलायंस, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस थोड़े से बैकफुट पर कारोबार कर रहे हैं। ये है आपके लिए मार्केट की ताज़ा तस्वीर। अब इस हफ्ते फिर आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे, इस सब पर बात होगी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। 5पैसा.com के रुचिर जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। आप तीनों के बीच मुकाबला रहेगा इस हफ्ते का। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले तो मार्केट पर एक व्यू, डे लो से एक अच्छी रिकवरी, और रुचित क्या चाल और सुधर सकती है निफ्टी की? यस, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी, क्लियरली पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ने इंडेक्स फ्रंट पे मोर एक कंसोलिडेशन बताया है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में जो उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स अब तक ब्रेक नहीं हुए। अब लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट 23,350 से 400 की रेंज में था, और उसी रेंज में हमने आज एक सुबह ही लो बना के वहां से रिकवरी दी। सो पॉसिबिलिटी है कि हम एक कंसोलिडेशन इंडेक्स में देखेंगे। अभी आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल 23,350। वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई नेगेटिव साइंस नहीं है। हमको स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखेगा, और इंडेक्स फ्रंट पे 23,350 से लेके 23,530, 550 यही रेंज में आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। बट बायसनेस क्लियरली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए, और कोई भी ऐसे इंट्राडे डिप्स आते हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू निफ्टी पर। निफ्टी बैंक की तस्वीर कैसी उभर कर आ रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा मूव पिछले हफ्ते देखने को मिला था। वहाँ पर भी ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शन आया है, लेकिन पिछला हफ्ता जहाँ पर नए हाईस के नाम था, अमित, इस हफ्ते क्या वो तेज़ी लौट सकती है? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। बिटवीन द टू इंडेक्स अगर हम देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक हम टायर्ड कंसोलिडेशन देख रहे हैं। पिछले 8-9 दिनों से निफ्टी हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता, ऑलमोस्ट डेज लो पे। ऑल्दो ये बात सही है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक नहीं किए हैं, लेकिन इट इज इन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड। उसके नजर में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अप स्लोपिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट है, डेफिनेटली थोड़ा सा पुल बैक मोड में है, लेकिन मुझे लगता है 50,800, 51,000 इज अ गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। वहां पे आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है, और जिस हिसाब से ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और प्राइवेट बैंक्स में जिस हिसाब से हमने डिलीवरी देखी है, तो आई थिंक एक बेटर रणनीति निफ्टी बैंक में रहेगी। कोई पोजिशनली एक डिप मिले टुवर्ड्स 51,000, तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट पोजिशनली। ओके, तो ये निफ्टी बैंक शायद एक ज्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा निफ्टी के सामने। हरीश, मिड कैप्स में हम देख रहे हैं डे लो से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज सुबह में डर यही था कि क्या मिड कैप, जहां पर क्वांट का अच्छा खासा एक्सपोजर है अपने म्यूचुअल फंड्स में, उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, उससे बाजार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लौट रहा है क्या? बिल्कुल हर्षिता जी, अगर गुड मॉर्निंग। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिला है, और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास चल रहा है मिड कैप इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मॉर्निंग थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिला था, वो कहीं ना कहीं ये हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि सपोर्ट्स ब्रेक किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ही रहेगा जो भी अभी तक आगे भी। ओके, तो अब स्टॉक्स पर आते हैं। फिलहाल टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है डे लो से बाजार में। हरीश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और मुझे करंट लेवल से बाय करने की राय है। मेरा टारगेट रहेगा 1700 का ऊपर की ओर, और स्टॉप लॉस रहेगा 1495 का।
1495 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनामिक्स में तेजी का ट्रेड 1700 वैसे आपके लिए टारगेट का काम करेगा। यहाँ पर एक खरीदारी का अच्छा मौका बन रहा है। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी मैम, मैं मिड कैप आईटी के साथ जाना चाहूंगा। मुझे बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सत्र में जब से ओपन इंटरेस्ट इसमें 700 की कॉल में अनवाइंड हो रहा है। 696 का लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 680 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 730 रुपीज के बिरला सॉफ्ट में। 730 की तरफ बिरला सॉफ्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए इस समय अमित ने आइडेंटिफाई किया है। रुचित, आप किस ट्रेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे? मैं शुरुआत MRPL में बाइंग खरीदारी करने की सलाह से शुरुआत करूंगा। 218.50 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन है, बट ये कंसोलिडेशन में अपने 89 EMA पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। आज इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि फ्राइडे का अगर आप देखें तो पूरे दिन का वॉल्यूम लगभग 25 लाख शेयर्स के आसपास NSE में था और आज मॉर्निंग में ही अब तक का वॉल्यूम सुबह 33 लाख 34 लाख के रेंज में हो गया है। तो जो फ्राइडे के पूरे दिन का वॉल्यूम था वो ऑलरेडी सरपास हो गया है। सो मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। करंट लेवल्स पे 210 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 234 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, 234 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दिखाई देगा। MRPL बाई साइड का ट्रेड है। 3.25% के गेन्स इस समय देखने को मिल रहे हैं। 210 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। रुचित, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। जी, मेरा दूसरा ट्रेड बजाज होल्डिंग्स में रहेगा खरीदारी की सलाह। सो आज इनफेक्ट सभी होल्डिंग्स कंपनी में देखे तो काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है और बजाज होल्डिंग्स ने अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है। तो करंटली 8770 के आसपास लग रहा है कि ये स्टॉक में अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में 8790 के स्टॉप लॉस 8490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 9320 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। के लिए एक मौका बजाज होल्डिंग्स में, इसकी बात कम होती है लेकिन जब ये चलता है तो जोर दिखाता है। 8490 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9320 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। हरीश, BDL आपने जोड़ा, अगला ट्रेड क्या है इसके साथ? अर्शिता जी, मेरा नेक्स्ट रहेगा MMTC में। एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद पिछले हफ्ते में ब्रेकआउट दिया था और आज 3 दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। आज फिर से एक बार मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है और वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है लग रहा है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए MMTC और टारगेट रहेगा 92 का और स्टॉप लॉस 80 का। 80 का स्टॉप लॉस, 92 का टारगेट। अमित, बिरला सॉफ्ट इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं? जी मैम, मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा BEML। BEML का लगभग 4620 का प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। 3-4 दिन पहले एक इसमें शार्प रनअप देखा था और ये पुल बैक टुवर्ड्स 10 और 20 डेमा के बाद आज में एक वापस अपटिक देख रहे हैं इसमें। वॉल्यूम्स इसके ऑलरेडी पिछले 2 दिनों को वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुका है। अभी सत्र खत्म भी नहीं हुआ है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4450 का और टारगेट्स रहेंगे 5000 रुपीज के BEML में। 1000 की तरफ BEML बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4450 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक वैसे आज करीब 6% की तेजी दिखा रहा है। अच्छा, बाय द वे, निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। जो हम रिकवरी की बात कर रहे थे, 7 पॉइंट ही सही, लेकिन अब ये कुछ तेजी में और 92 अंकों का इजाफा मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में जोरदार रिकवरी अब स्क्रीन पर आती हुई, अब सिर्फ 100 पॉइंट का ही नुकसान बचा है। कुछ और स्टॉक्स हमारे जानकारों की तरफ से आएंगे, लेकिन फोकस अब कॉर्पोरेट स्कैन पर। JSW एनर्जी का मैनेजमेंट हमारे साथ है। कंपनी की सब्सिडरी JSW न्यू एनर्जी को दरअसल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। कंपनी की फिर ऑर्डर बुक कहां पर खड़ी है? FY25 के लिए क्या ग्रोथ के प्लान्स रहेंगे? हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज वाली कैपेसिटीज पर भी काम कंपनी ने शुरू किया है। सब पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट MD और CEO शरद महेंद्र। शरद जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो ताज़ा खबर है उसी पर मैं आपसे पहले राय लेना चाहूंगी। ये जो न्यू एनर्जी के हाथ ये ऑर्डर लगा है 300 मेगावाट का, अगर उसकी टाइमलाइन बता सके, कब तक काम करना है पूरा, और साथ ही साथ कैपेसिटी इस समय न्यू की किन लेवल्स पर है? नमस्कार हर्षिता, गुड मॉर्निंग। ये जो अभी हमको ये 300 मेगावाट का ये हाइब्रिड का लेटर ऑफ अवार्ड हमको मिला है, ये हमारा पहला कंपनी के लिए एक पहला हाइब्रिड LOA है और इसका ये एक बहुत ही यूनिक हाइब्रिड है विंड और सोलर का। एक लार्जर टाइम के लिए, टेन्योर के लिए ग्रीन एनर्जी हम सप्लाई बायर को देंगे। इसके लिए हमारा PPA अभी साइन होगा। पहला स्टेज है, ये लेटर ऑफ अवार्ड हमको मिला है और ये PPA साइन होने के 2 साल के अंदर हमको इस प्रोजेक्ट को कमीशन करना है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
और ये एक ऐसा अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पे है फॉर बोथ बायर एंड सेलर, और ये एक यूनिक सोल्यूशन है हाइब्रिड एनर्जी का, जैसा हमने कहा है। और ये हमारा पहला स्टेप है टुवर्ड्स मूविंग टू अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। हम JSW एनर्जी को, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी दफा शपथ ली है लोकसभा में। ये तीसरा कार्यकाल पीएम मोदी का भारत में शुरू होता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स आज से वो 18वीं लोकसभा भी शुरू हो चुकी है, वहां से कुछ बड़े पॉइंट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट सत्र है क्योंकि आगे बजट भी पेश होने वाला है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। बहरहाल वापस लौटते उस चर्चा में, आपने कहा एक बहुत यूनिक सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है। क्या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के लिए शरद जी JSW एनर्जी क्या बिड करती हुई दिखाई देगी कि क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए? हाँ जी, ये कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमने इसमें ऑलरेडी ये एक ही स्टेप है। इसी तरह के और भी सोल्यूशन होते हैं, राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर, देन पीकिंग पावर ग्रीन पावर, देन FDRE की फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक यूनिक सोल्यूशंस हैं जिसमें 24 घंटे बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर घंटे लोड को वेरी करना होता है। उसके एक टेक्निकल सोल्यूशंस होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और JSW NEO एक डेडिकेटेड टीम इस पे वर्क करती है और वी वांट टू बी सीन कि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो रादर देन जस्ट एक पावर प्रोड्यूसर की तरह देखे जाएं। तो उस पे हमारा काफी स्टॉक है और हमने एक FDRE का भी काफी बड़ा बिड हमने जीता आज से 3 महीना पहले, जो कि 24 घंटे ग्रीन एनर्जी, जो कॉम्बिनेशन है विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज का। तो इस लाइन पे हम लोग काफी फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट बैटरी स्टोरेज पर आऊंगी, लेकिन बीच में आप लोगों ने ऑफ कोर्स अपनी ही एक कंपनी JSW स्टील के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। कितना सप्लाई होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और क्या ये JSW ग्रुप के बियॉन्ड भी आप फिर सप्लाई करने की क्षमता में रहेंगे इस प्रोजेक्ट पे काम जब से शुरू होगा उसके बाद? हमने ये हमारा हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जो कि करीब 25 मेगावाट ग्रीन स्टील से ये प्रोजेक्ट चलेगा और इसमें 3,800 टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन और ऑलमोस्ट 30,000 टन पर एनम का ऑक्सीजन हम इस प्रोजेक्ट से सप्लाई करेंगे अपनी ग्रुप कंपनी को, क्योंकि वो भी एक ग्रीन स्टील की तरफ जैसे प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। और हमने JSW स्टील के साथ में एक MOU साइन किया है 90,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने का, जो आने वाले समय में हमको ये जो प्रोजेक्ट है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक लर्निंग है एज अ सप्लायर हमारे लिए एंड एज अ यूजर हमारे ग्रुप कंपनी के लिए। तो ये हमको फ्यूचर के लिए रेडी करेगा टू सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑल्सो आगे चल के। तो रफली कब से काम शुरू होगा, कब कमीशन करने वाले हैं आप इसे, और कैपेक्स कितना जा रहा है इसमें? इसमें हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को हम इसी साल में मार्च 2025 से पहले पूरी तरह से कमीशन कर देंगे। ठीक है। ये इसका कैपेक्स जो है ये एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। हम लोग बात करें, आजकल बोला जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्टिंग ज्यादा है एंड ऑल, बट ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कोलोकेटेड है, जहां पे हमारा JSW स्टील का प्लांट है जो यूजर है, वहीं पे ही हमारा ये JSW NEO का ये प्लांट भी लग रहा है जी। और इसमें स्टोरेज एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, जो इसमें स्टोरेज नहीं है, लाइव फीड है थ्रू द पाइपलाइन। तो उसकी वजह से इसका एक जो कैपेक्स है बहुत ऑप्टिमम कैपेक्स है, जो कि डिसेंट रिटर्न्स देगा
बोथ JSW एनर्जी। तो यहाँ पर ग्रीन ऑक्सीजन भी आप सप्लाई करेंगे, विच आई एम अज्यूमिंग इज अ बाय प्रोडक्ट जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, करेक्ट? वो भी क्या JSW स्टील के कैप्टिव यूज के लिए है या फिर आप वो खुले मार्केट में बेच पाएंगे? ये कैप्टिव यूज के लिए ही है, कैप्टिव यूज के लिए। ओके। और जैसा आपने बोला था, आगे चल के इस प्रोजेक्ट से, जो कि कंट्री का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, अभी हमको जो लर्निंग, जो सीख मिलेगा, वो हमको एनेबल करेगा कि एज एंड व्हेन हमको डिजायर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं बाहर सेल करने के लिए, उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे आगे के लिए। ओके, तो फिर मैं अंदाजा लगा रही हूँ फिर आप लोग कुछ बाहर की पार्टी से बातचीत कर भी रहे होंगे। अभी बिल्कुल बातचीत चल रही है, नॉट ओनली ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बट डेरिवेटिव्स के लिए भी। अगर हम देखें ग्रीन एथेनॉल, ग्रीन मेथेनॉल, ऑल दोस थिंग्स, तो ग्रीन अमोनिया, काफी जगह बात चल रही है। एज एंड व्हेन हमको बायर्स मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में हमारे साथ PPA करने के लिए रेडी हैं, तो हम भी उसके लिए रेडी रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वेरी क्विकली सर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, उसका अगर आप हमें डिटेल दे पाएं कि कितना इन्वेस्टमेंट और कब कमीशन होगा यहाँ से काम? ये ऑलरेडी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है और ये एशिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड में भी ये अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है, सिंगल लोकेशन, जो हमने स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है। ये 1 गीगावाट आवर का प्रोजेक्ट है और ये हमारा हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये डेफिनेटली जून 2025 से पहले ये प्रोजेक्ट भी पूरा कमीशन हो जाएगा। सर, इस समय भारत में क्योंकि ऑफ कोर्स मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है, तो पीक डिमांड की स्थिति कैसी दिख रही है और कितना एक्टिवली सप्लाई होता दिखाई दे रहा है, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके, क्योंकि सरकार ने यह भी कहा था कि जिसके पास भी सरप्लस है वो खुले तौर पर एक्सचेंजेस पर आके बेचे ताकि देश में बिजली की कमी ना हो। करंट सिचुएशन हमें बता पाएंगे कि कैसी है? आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्चिता। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीना पहले ये मस्ट कर दिया था कि इवन इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स भी और सारे प्लांट्स पूरी तरह से रन करेंगे और उसमें काफी हद तक सक्सेस मिला है। अभी तक अगर हम देखें अप्रैल से अभी लास्ट नंबर 18 जून तक का है, डिमांड ग्रोथ है 11.5% की, जो कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल डिमांड ग्रोथ है, जो कि उम्मीद से सब लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज्यादा डिमांड ग्रोथ हुई है। और सप्लाई पोजीशन बहुत अच्छी रही है इस समय पे। कोल स्टॉक्स एंड ये सारे प्लांट्स में बहुत अच्छे रहे हैं और इस बार हाइड्रो पावर का भी जनरेशन लास्ट ईयर हमने देखा था कि कम था पहले क्वार्टर में, उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इन सब को देखते हुए डिमांड जो 11.5% की डिमांड ग्रोथ होने के बाद में भी पावर सप्लाई की सिचुएशन बहुत अच्छी कंपैरेटिवली रही है और पीक डिमांड हमने देखा कि 250 गीगावाट ऑलरेडी टच कर गई है इस साल में। तो इन सब को देखते हुए और पीक डिमांड का वेरिएशन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि थर्मल, विंड, सोलर के साथ में स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज आने वाले समय में वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी हाँ, और उस पर आपसे आगे बातचीत भी हम करते रहेंगे। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर दीज न्यू इनिशिएटिव्स। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। तो JSW एनर्जी के जॉइंट MD और CEO शरद महेंद्र कहते हुए कि देखिए, एक तो पीक डिमांड जो थी अब की बारी वो हिट हो चुकी है करीब 250 गीगावाट, लेकिन उस डिमांड के सामने पर्याप्त सप्लाई भी आई है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं उभर कर आई है इस समय में कि बिजली की किसी तरह की कमी हो। JSW ग्रुप कई सारे हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक ट्रेड हमारे जानकार देंगे। इस बीच मार्केट में एक अच्छा खासा रुझान तेजी का बनता हुआ, उस पर भी नजरें होंगी। एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को इस समय के लिए पूरा करने के लिए। अमित बताइए, बिरला सॉफ्ट BEML तीसरा ट्रेड क्या है? जी मैम, तीसरा ट्रेड रहेगा मेरा बेयर क्रॉप साइंस। अगर इसका चार्ट देखिए, वीकली में कपल एंड हैंडल और ऑलमोस्ट 4 ईयर के बेस का एक ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से रजिस्टर किया था। आज के सत्र में स्टॉक जरूर एक रेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा नीचे है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल आफ्टर सच अ बिग ब्रेकआउट। तो अपॉर्चुनिटी को मैं लेना चाहता हूँ। 6100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे लगभग 6800 के। 6800 के टारगेट के लिए तेजी, 6100 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बेयर क्रॉप पर तेजी का ट्रेड। हरीश, BDL, MMTC आप भी इनफैक्ट PSUs पर फोकस कर रहे हैं, तीसरा ट्रेड क्या है? अर्षद, मेरा दूसरा ट्रेड है कजारिया सिरेमिक्स।
जो कि एक बड़ा सा करेक्शन के पास ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और आज का वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाई करना चाहिए कजारिया सिरामिक, और टारगेट्स रहेंगे 1465 का स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का। 1340 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन लीजिए। 1465 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। चलिए रुचित को जोड़ लेते हैं। अब MRPL और बजाज होल्डिंग्स, दो बाय साइड के ट्रेड्स इन्होंने दे दिए हैं। रुचित, आपका तीसरा ट्रेड इस घंटे का क्या है? तीसरी पिक एफएल इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट के वर्ज पर है, बट जैसे वॉल्यूम्स हमने फ्राइडे को देखे थे और आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स जैसे हो रहे हैं, सो इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आना चाहिए। सो थोड़ा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है। करंट लेवल्स पे इसको बाइंग कर सकते हैं 1315 के आसपास, 1250 के स्टॉप लॉस रख के 1440 के अराउंड का मूव्स ये स्टॉक में रह सकता है। ओके, तो एफएल इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी तेजी, 4% तक के गेन्स यहाँ पर। 1440 का टारगेट रहेगा, 1250 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। ये फिलहाल आपके लिए अपडेट है। चलिए एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर देखेंगे कहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं इन 3 स्टॉक्स में। तो रुचित ने MRPL 234 के लिए बाय किया, 210 स्टॉप लॉस है। बजाज होल्डिंग 9320 का टारगेट, 8490 स्टॉप लॉस। एफएल इंडिया अभी आया 1440 का टारगेट और 1250 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स में आप गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स MRPL ही कमा कर दे रहा है, 2.5% की कमाई वहां पर। अगला पोर्टफोलियो अब आएगा आपके सामने हरीश का। भारत डायनामिक्स बाय किया, 1700 टारगेट, 1495 स्टॉप लॉस। MMTC बाय साइड 92 टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। कजारिया सेरेमिक्स 1465 टारगेट, 1340 का स्टॉप लॉस है। तीनों में बेस्ट ट्रेड जो बैठ रहा है वो MMTC का है, 0.5% का गेन इधर। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। बिरला सॉफ्ट 730 का टारगेट, 680 स्टॉप लॉस। BEML 5000 का टारगेट, 4450 स्टॉप लॉस। और बेयर क्रॉप इन्होंने जोड़ा है तेजी में, 6800 का टारगेट है, 6100 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई बेयर क्रॉप करके दे रहा है, 1% तक के गेन्स। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर कैसा टिक कर रहा है, वो आपके स्क्रीन पर है। रुचित लीड कर रहे हैं 3.5% के गेन्स के साथ, फिर अमित है 0.72% के रिटर्न्स पर और हरीश 0.68% के रिटर्न्स पर है। बस ये अभी शुरुआत है, लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है। कई सारे ट्रेड्स आई एम श्योर हमारे जानकार बढ़िया वाले आपको देंगे। आप इस गेम शोज के साथ हर रोज़ जुड़िएगा करीब 11 बजे हर रोज़, और 1 बजे हम आपके लिए एक अपडेट भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। गुड लक टू यू जेंटलमैन फॉर दिस वीक। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन स्क्रीन पर।